एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं और उसके बाद डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एफआईआईज ने फिर एक बार कल करीब 1500 करोड़ की बिकवाली की और पिछले 3 दिनों में करीब 8,500 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में भारतीय बाजारों में की है। वहीं डीआईआईज ने करीब 1615 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों की तो हमने बात कर ली, लेकिन एफआईआई और डीआईआई की पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव कल के सत्र में दिखे और उसका इम्पैक्ट आज कैसे नजर आ सकता है? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, जो परसों का डैमेज था, यानी कि जो मंडे का डैमेज था, उसको माफ़ कीजिए, कल काफ़ी हद तक भरने की कोशिश तो हुई है, लेकिन कोई 100% वो ठीक हुई है ऐसा मैं तो नहीं बोल सकता। मेरे लिए वो मिस है एक्चुअली में। अगर वो मिस नहीं होता तो कल में कम से कम 500 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखते और कम से कम 250 से 300 पॉइंट आपको निफ्टी के अंदर दिखते। वो एब्सेंट था कल बाजार के अंदर। वो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि एक कमज़ोर मौका था, छूट गया। 1 मिनट के लिए चार्ट मेरे स्क्रीन पर दिखाएंगे। मैं पहले निफ्टी का ही एक व्यू पॉइंट आपके सामने कुछ चार्ट्स के जरिए रखता हूँ, फिर मैं एफआईआईज की जो होल्डिंग आपने पूछी है वो भी मैं बता देता हूँ। 1 मिनट के लिए पहले सिर्फ निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा, फिर मैं आगे आके इस पर कुछ और बात भी करता हूँ। ये निफ्टी का जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, इस पर बार बार हमने उसी लाइन पे सपोर्ट लिया। अभी भी हम उसी लाइन के आसपास खड़े हैं। मैं आपको और थोड़ा ब्रॉड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप उसी लाइन पे अभी भी खड़े हुए हैं। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो फॉल हुआ है ना 2 दिन का, एक तो सीवियर फॉल और मंडे और उससे पहले फ्राइडे वाला सेशन भी, ये जो दोनों फॉल है ना, उसका कम से कम यहाँ तक आ जाना चाहिए था रिट्रेसमेंट। कम से कम 50% रिट्रेसमेंट आना चाहिए था। तो मिस हुआ है इस पॉइंट से। आप समझ रहे हैं मैं क्यों मिस बोल रहा हूँ इसको? क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल है ना, जिसने आपको एनगल्फ कर लिया, आपकी सारी बढ़त को खा गया, उसमें कल 50% तक का भी गेन नहीं आया। अच्छा, ये क्यों नहीं आया? अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, और इसमें ही आपके एफआईआईज की होल्डिंग का जवाब भी छुपा हुआ है। ये क्यों नहीं आया भाई? 67%, आई रिपीट, हाँ छाप दीजिएगा प्रोड्यूसर, 67% रिटेल के पास लॉन्ग होल्डिंग्स है, 49% डीआईज के पास लॉन्ग होल्डिंग्स है। ठीक है, बचा कौन? थर्ड पार्टी एफआईज। एफआईज के पास 19% की अब लॉन्ग होल्डिंग्स हो गई हैं। कल तक ये 17% थी। 2% से उनकी होल्डिंग्स थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है। इसलिए आप स्टॉक्स के फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शंस में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देख पा रहे या बढ़त नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ चर्न हुआ तो थोड़ा बहुत कैश की बाइंग की वजह से ये आपको 2% बढ़ता हुआ दिख रहा है होल्डिंग्स का। आई रिपीट, 19% एफआईज, 49% डीआईज और रिटेल के पास 67% है। रिटेल अमतम यानी कि बिल्कुल भरा हुआ है। इससे ज़्यादा रिटेल के पास माल नहीं आ सकेगा, और अगर आएगा तो ये अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए, ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि रिटेल एक कमज़ोर कड़ी के तौर पर हायरार्की में सबसे नीचे आके खड़ा होता है। तो एक ये पॉइंट है। तो रिटेल को थोड़ा सा माल अपना छटकना पड़ेगा। आशीषा, अगर आप हमको गौर से सुनते हो तो कई बार हमने ये पॉइंट रखा भी है कि मेरे को एफआईआईज की होल्डिंग से ज़्यादा जो रिटेल के पास माल पड़ा है ना, ये कट के एफआईआईज के पास आना चाहिए। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एफआईआईज की होल्डिंग्स धीरे धीरे बढ़े या कम बढ़े या ना बढ़े या घटे, ये ना ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा, क्योंकि रिटेल ने ना ऑलरेडी माल काफ़ी भरा हुआ है। ये एक शेक की ज़रूरत थी, मार्केट ने एक शेक किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये माल अभी कटा नहीं है। ये तारीफ भी है और ये एक प्रॉब्लम भी है, दोनों जैसे आप समझना चाहें। तो थोड़े से रिटेल की होल्डिंग्स और कम होनी चाहिए। कितना कम? करीब 60% के आसपास रिटेल के पास होल्डिंग्स हो जाए। ये जो 7% माल का आदान प्रदान यानी कि लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांसफ़र जो हो, ये ट्रांसफ़र जो हो एफआईआईज के पास आ जाए। ये जो 19% वाला एफआईआईज है, करीब करीब 35% पे ले आए, इंक्लूडिंग 7% वो जो रिटेल छोड़ रहा है माल। ठीक, उसके बाद आप देखिएगा कि मार्केट में तब आपको सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे, तब आपको रेजिस्टेंस ढूंढने पड़ेंगे। नेचर बदल जाएगा मार्केट का। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। अच्छा, यहाँ रुक जाएगा बाजार, गिरेगा तो यहाँ रुक जाएगा बाजार, क्योंकि हमारे में एग्रेशन की कमी है। कल भी मार्केट के अंदर आप देखो तो अगर आप गौर से स्क्रीन को देखते होगे तो कल आपको ये फील हो रहा होगा मार्केट के अंदर कि बाजार बस किसी तरह से अपने आप को बचा रहा है। एग्रेशन नहीं है। एक एग्रेशन होता है तोड़फोड़ मचा के आगे बढ़ना, फिर आप किसी रेजिस्टेंस को देखते नहीं हो। जैसे कल परसों सपोर्ट टूट रहे थे, तो वो एग्रेशन की थोड़ी कमी है। इसको हम कई भाषा में फॉलो बाइंग कहते हैं, कई लोग इसको कहते हैं कि जी अभी पूरा हिस्सा आ नहीं रहा। उसकी बड़ी वजह मैंने आपको गिनवा दी, वो एफआईआईज का सिस्टम अभी ना होना है, इनएक्टिव होना है।
जब तक दो बड़े प्लेयर सिस्टम के एक्टिव नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा। DIs एक्टिव है, मैं एग्री हूँ, लेकिन FIs एक्टिव नहीं है, ये बात भी आपको एग्री ही करनी होगी। इसलिए भगवान से अगर आपको प्रार्थना करनी है तो ये प्रार्थना कीजिए कि FIs का रोल इंडियन मार्केट पर थोड़ा और बढ़ा के इनकी खरीदारी करवा दीजिए। अगर ये खरीदारी होगी तो आपके दुख, सिरदर्द, संकट ये सब धीरे धीरे करके छटते जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ FII और DII के आंकड़ों में बदलाव, लेकिन इसके अलावा वायरस का जो डर था सोमवार को वो कल रिवर्स होता हुआ नजर आया और इसी के चलते निफ्टी करीब 90 अंकों की तेजी के साथ 23,700 के पार बंद हुआ। डिम्पी, आज निफ्टी पर कौन से ट्रेड करना चाहिए और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, कल आशीष जो मार्केट के अंदर हुआ मैं उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। हालांकि कल उसने बचाया, ये बहुत बड़ी बात है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसको कल करके दिखाना चाहिए था वो मेरे लिए मिस रह गया। अब मैं आ जाता हूँ लेवल्स पे कि आपने लेवल्स पूछे तो क्या है। देखिए, मैं आपको ना एक एवरेज का लेवल बताता हूँ, उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। 23,900, आई रिपीट 23,900 200 दिनों का एवरेज है। DMA जिसे हम कहते हैं, डेली मूविंग एवरेज, वो है 23,900 का। अब आप कहाँ पे काम कर रहे हो? 23,700 समथिंग पे काम कर रहे हो। आप 200 पॉइंट पीछे हो। पहले 200 पॉइंट तो आपको इसलिए चाहिए कि आप फर्दर गिरेंगे नहीं, ये आपको इसलिए 200 पॉइंट चाहिए। तेजी की बात, रिकवरी की बात या इसके बाद और बढ़त की बात हम बाद में करेंगे। तो पहले 23,900 चाहिए आपको ठीक होने के लिए। प्रोड्यूसर साहब एक बार छाप दो, इसको भी, लाइन को भी लिख दो। 23,900 200 दिनों का एवरेज है, 200 डे डेमा है। इस पे आने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, गिरावट और नहीं आए, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए, आपको लगे कि हाँ वायरस का इम्पैक्ट ख़त्म है और चीज़ों का भी नेगेटिव इम्पैक्ट ख़त्म है, वो फील गुड कराने के लिए, आपके मन को भाने के लिए ये 200 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो 23,900 आपका बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया। इसके ऊपर जब आप चलोगे, जैसे ही 23,900 पार करोगे, फिर 24,000 24,200 आपकी वेट कर रहा है, वो ईजी आ जाएगा। आप नहीं तो ये बात कह सकते हो कि 24,200 आ सकता है, लेकिन उसको लाने के लिए पहले 23,900 का बैटल, युद्ध जीतना पड़ेगा। जब तक आप 23,900 का युद्ध नहीं जीतोगे, आपके सिर पर ताज नहीं सजाया जाएगा। ये आप समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि जो डैमेज हुआ मंडे को, वो एक्सट्रीम डैमेज था। आपको लग रहा है कि सिर्फ वो वायरस की वजह से, वायरस से डैमेज तो हुआ ही हुआ, वो तो चलो हम भूल भी गए, भुला भी दी जा रहे हैं, लेकिन क्या मार्केट उस हिसाब से रिकवर करके आया? आपसे 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए, 350 पॉइंट निफ्टी के लिए, क्या आपको वो वापस लौटा दिए? वो नहीं लौटाए उसने। तो जब तक वो नहीं लौटाएगा, आपको हमेशा डाउट रहेगा कि अरे तो मेरे पैसे लेके गया, मेरे को पैसे क्यों नहीं दे रहा वापस? तो आपके मन में रहेगा कहीं मेरे पैसे मर तो नहीं जाएंगे, ये मन में आपके डाउट रहेगा। ये मरेंगे नहीं, सामने वाला बंदा कम से कम 350 पॉइंट में से 200 पॉइंट तो दे जाए आपको, तब आपको फील हो जाएगा कि हाँ मेरे पैसे अब नहीं मरेंगे। कुछ ऐसे ही आप समझो, इंडेक्स को भी करीब 200 पॉइंट ले आओ तो आपके मन में से ये डर निकल जाएगा, अभी हम और गिरेंगे। अभी आप और नहीं गिरोगे, फिर आप चलोगे नहीं चलोगे अलग बात है, बट गिरने नहीं जाओगे फिर आप, क्योंकि आपने एक बेस बना लिया, एक बेस कैंप पे आ गए जहां पर आपको ऑक्सीजन, खाना पीना सब मिल रहा है, ठीक है। तो 23,900 की इंपॉर्टेंस है। 24,000 24,200 आपके लिए दो और रेजिस्टेंस होंगे, लेकिन वो इजी टू अचीव है, इजी टू ब्रेक भी हैं, लेकिन फर्स्ट 23,900 है। अब आते हैं सपोर्ट की बात पे। मैं आज इसलिए लेवल्स पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि लेवल्स के अलावा बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि डाटा में एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए। अब आ जाओ 23,600 23,500 23,300। 300 वाला तो एक्सट्रीम है, 500 वाला भी नहीं आना चाहिए। 600 का आप एक नियर बाय का सपोर्ट मान के चलो। आज का भी स्विंग ऊपर नीचे अगर करता है तब भी इससे ज़्यादा का चेंजेस नहीं होगा। मैं इसी में एक पुट कॉल रेशो भी जोड़ देता हूं, वह है 0.82। निफ्टी इज ऑन द फेयर वैल्यू। कल तक ये सस्ता था, कल 100 पॉइंट चलने के बाद ये फेयर वैल्यू पे आ गया पुट कॉल रेशो के हिसाब से। इसलिए जो सहानुभूति वाला फैक्टर होता है कि जी नहीं बहुत सस्ती चीज़ है, खरीद लो, कुछ तो पैसे दे के जाएगी, वो सहानुभूति वाला फैक्टर कल पुट कॉल रेशो की तरफ से खत्म हुआ है। एक और चीज़, इंडिया विक्स अभी भी 14 साढ़े 14 के आसपास चल रहा है, ये इतना भी खराब नहीं हुआ।
है ना। ये कल करेक्शन तो आया है बट उतना मेजर करेक्शन नहीं आया कि बिल्कुल डल हो जाए। ये अभी भी एक्सट्रीम वॉलेटाइल रखता है अपने आप को और इसको मैं 14.66 पे चल रहा है। कल सिर्फ 6% टूटा है। कहने का मेरे मतलब है कि आपका इंडिया विक्स और साथ ही कल एफआईज के जो नंबर आए और प्लस जो ओपन इंटरेस्ट है, हाँ ओपन इंटरेस्ट का पॉइंट भी छूट गया, वो भी बता देता हूँ लगे हाथ, वो 5 लाख शेयरों का है। कहने का मेरे मतलब ये है कि ह्यूज ओपन इंटरेस्ट है, बहुत बड़ी पोजीशन खड़ी है सिस्टम में, आपको शेक करवानी पड़ेगी। वो शेक हुआ लेकिन उसके बावजूद भी 5 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट अभी कम नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा कम होना रिक्वायरमेंट है बड़े मूव के लिए। इतना भारी जहाज को आप बहुत देर तक और बहुत लंबा नहीं चला पाओगे। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं हर एक चीज़ को एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। आपका निफ्टी का जो जहाज है वो बहुत हैवी है, उसमें बहुत लोड है माल, उसको हल्का करो, वो नहीं चल नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, है ना। वो नीचे भी नहीं जाएगा ज़्यादा क्योंकि इतना हैवी है कि उसको नीचे के धकेलने में भी थोड़ा सा धक्का मारोगे तो फिर रुक जाएगा, ऊपर जाओगे फिर रुक जाएगा। तो ये थोड़ा सा हैवी पोजीशंस है। निफ्टी पे जो सीरीज़ के ट्रांसफ़र होके आई हैं ये थोड़ी लाइट होनी चाहिए। कैसे लाइट होगा मेरे को पता नहीं, बट हाँ लाइट होगी तो थोड़ा और स्पीड पकड़ेगा। अभी कुछ चिंताएं, कुछ प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स मैंने सब आपको नोटिस करवा दिए, लेवल्स भी नोटिस करवा दिए और मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको बताया। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि इसके अंदर कुछ और आपको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है तो आप मेरे को ज़रूर मैसेज लिख के व्हाट्सअप करके जैसे भी आपको ठीक लगे आप मेरे को बताइएगा। हम अपनी लैंग्वेज को, अपने तरीके को और भी सुधारेंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से डिम्पी ने हमें बताया कौन से लेवल्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए और निफ्टी अट्रैक्टिवली प्राइस या फेयरली प्राइस्ड है इस जंक्चर पर। लेकिन बैंक निफ्टी पर आपका क्या नज़रिया होगा? वहाँ पर भी कल तेज़ी दिखी, लेकिन अगर लेवल्स पर नज़र रखनी है तो रणनीति क्या बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर नज़र रखें? आशीषा, अब बैंक निफ्टी के अंदर भी देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आई ही है कल भी, और कल आप देखो 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट तोड़ने के बाद आपने सारे लेवल्स तोड़ दिए। आपने 50 500 तोड़ा, 50 300 200 50,000 और 49,000 के आसपास जाके बंद किया। कल थोड़ी रिकवरी आई तो 50,000 को हमने रीगेन कर लिया। 50 500 50 600 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जब तक ये नहीं आते, क्यों नहीं आते मैं एक पॉइंट से आपको और क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मेरे को बताएंगे तो मैं आपको लेवल्स भी क्लियर बता देता हूँ। एग्जैक्टली लेवल्स है वो है 50 706। आई रिपीट 50 706 इज अ 200 डे डेमा DMA डेली मूविंग एवरेज। कितना? 50,706 पॉइंट। तो आपको कितने पॉइंट्स जोड़ने हैं? 500 पॉइंट। ये 500 पॉइंट जब आप जोड़ोगे तब आपके पास अधिकार आ जाएगा कि और नहीं गिरेगा जी मार्केट। अब हो गया बस जो होना था। अब तो बाजार के चलने के या तो रुकने के दिन हैं, अब गिरने के दिन खत्म हो गए। ये फील गुड आपको तब होगा जब एक कम से कम अभी 500 पॉइंट और चले। इसलिए मैं कल कह रहा था कि कल जितने पॉइंट से कवर करके जाता ना उतना अच्छा था, लेकिन कल पॉइंट्स कम कवर हुए। 250 पॉइंट ही कवर हुए। कम से कम 500 पॉइंट तो कवर होते तो आज हमारे पास एक मौका होता, लेकिन कल हम कम पॉइंट्स को रिकवर करके गए। आप युद्ध लड़ने के, लेकिन आपने कम बैटल जीता। कल बैटल तो जीता बट कम बैटल जीता, ज़्यादा पावर से नहीं जीता। अगर बहुत पावर से जीता होता तो मज़ा आता कल। और आज आप कुछ अलग ही क्वेश्चंस पूछ रहे होते, मैं कुछ अलग ही बता रहा होता। बट ठीक है, जो है सो है। तो अब आपको 500 पॉइंट का और गेन चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, 200 पॉइंट निफ्टी का गेन चाहिए, 500 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी का गेन चाहिए। ये प्रूव करने के लिए कि गिरेगा नहीं। इसके बाद मैं लेवल्स बता देता हूँ। 23,900, 50,706 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 200 दिनों की एवरेज है। कम से कम इसको पालो। ये इन्वेस्टर्स की एवरेज होती है। ये इन्वेस्टर्स इस पे अपने मन को तोड़ता नहीं है। देखो बाजार सस्ता है लेकिन फिर भी बाइंग नहीं हुई है। कल बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है। आपको बताऊं, कल ओपन इंटरेस्ट अगर आप इसका चेक करोगे तो -5.9%, यानी कि 6% मंदी के सौदे कटे हैं, तब जाके 280 पॉइंट का गेन मिला है। खरीदा कल किसी ने नहीं है। कल किसी ने खरीदा नहीं है। जिनके शॉर्ट्स थे उनकी तरफ से कवर हुआ। ये देखिए प्रोड्यूसर साहब ने चलाया अभी, ये -6 है। लेकिन ऐसे अगर आप निफ्टी का चलाएंगे वहाँ पे आपको प्लस दिखेगा, +1 पॉइंट समथिंग है। तो वहाँ पर तो बाइंग हुई है थोड़ी थोड़ी, बट बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है। शॉर्ट्स की कवरिंग एक अच्छा पॉइंट्स होता है। शॉर्ट सिस्टम में से कम हुए, लेकिन ध्यान रखा जाए शॉर्ट्स कम होना शॉर्ट लिव्ड भी होता है। आप अपना इच्छा क्यों नहीं जता रहे हो खरीदने में बैंक निफ्टी को, तो ये कंसर्न की बात भी होती है। कवरिंग तो आ गई लेकिन खरीदारी क्यों नहीं आई?
दूसरा पॉइंट, करीब 200 पॉइंट के आसपास का अभी भी प्रीमियम मेरे को नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। इट्स अ गुड साइन कि अभी भी प्रीमियम इसके अंदर है। अब मैं जरा लेवल्स पे आ जाता हूँ। कल जो बाजार बंद हुआ है बैंक निफ्टी के हिसाब से, तो अगर आप पोजीशंस देखेंगे तो 550-200 बंद हुआ है। 50,000 का सपोर्ट, उसके बाद 49,800 का सपोर्ट, 49,500 का सपोर्ट, ये तीन मेजर सपोर्ट एरियाज हैं। आई रिपीट, 50,000 का, 49,800 का और 49,500 का। 49,500 आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। 49,800 रिसेंटली आप देख के आए हो, ये भी कम है। और लेकिन 50,000 का एक बेस बन जाए तब भी आपका काम चल जाएगा। ऊपर जाते समय कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? पहला 50,500 पे प्रॉब्लम आएगी, फिर 50,700 पे प्रॉब्लम आएगी जो कि 200 दिनों का एवरेज है, फिर 51,000 पे भी प्रॉब्लम आएगी। ये जो मैंने 3 लेवल्स आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। एक बार ये पार हो जाएंगे तब आपको मज़ा आएगा मार्केट के अंदर रहने का, रुकने का। तब आप शेयर्स भी देखना भर भर के ढूंढोगे, आपको अच्छा भी लगेगा। मैं आपको कल का सही बात बताऊं, कल स्क्रीन पे लोग बैठे तो थे, स्क्रीन देख भी रहे थे, लेकिन मैं ट्रेडिंग कम्युनिटी से आता हूं इसलिए मेरे को मालूम है कि कल स्क्रीन से कुछ पा नहीं रहे थे वो। बस वो सही यही कह रहे थे, चलो अच्छा कुछ तो हरा निशान दिख रहा है, कुछ तो बच रहा है मार्केट। सिर्फ यही लैंग्वेज थी। मार्केट से कल पैसा बनाना इट्स वेरी टफ गेम, जबकि सबको पता था कि बहुत तेजी से गिरा हुआ मार्केट है, एक छोटा पुल बैक दे सकता है। बट ए पुल बैक इतना छोटा और इतना कमज़ोर पुल बैक होगा वो मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से कल ज़्यादा स्पीड से ऊपर आना चाहिए था मार्केट को, लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति उसको रोके हुई थी जो उसको ऊपर ही नहीं आने दे रही थी। काफ़ी हद तक लोग आईटी को ब्लेम कर रहे हैं। मेरा मानना आईटी नहीं है, आईटी के अलावा कन्विक्शन की कमी एफआईज की है, एफआईज नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम यहाँ पे भी नोटिस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि जो एफ&ओ बैन वाले शेयर्स हैं वो 3 शेयर्स हैं, 4 शेयर्स हैं इनफैक्ट। आरबीएल बैंक, मणप्पुरम, हिंदुस्तान कॉपर और बंधन बैंक, ये 4 शेयर अभी भी एफ&ओ बैन के अंदर हैं। होल्डिंग्स मैंने आपको मोटा मोटी बता दी है, पुट कॉल रेशियो मैंने आपको बता दी है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, कन्विक्शन आपको बता दिया, ये भी बता दिया कि इसके अंदर किसका रोल कितना इंपॉर्टेंस है, कौन से लेवल्स के बाद आपको क्या करना है। काफ़ी सारे लोग हमको यूट्यूब पे लिखते हैं और ये लिखते हैं कि सर नेट में बताओ आज क्या करना है। तो मैं नेट में रोज़ जब अपना कंक्लूड करूंगा ना तो एक पॉइंट के साथ मैं कंप्लीट कर दूंगा। नेट में आज आपको कुछ खास नहीं करना है। नेट में आज आपको वेट एंड वॉच करना है। बोले नहीं सर खरीद लें, हाँ खरीद लो अगर लेना है तो। सपोर्ट मैंने आपको बता दिए, 50,000 या 49,800 का सपोर्ट बैंक निफ्टी का है और 23,600 का और 23,500 का सपोर्ट निफ्टी का है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेरी तरफ से हाँ है। क्या बेच दें सर? नहीं, बेचो मत, अभी थोड़ा बेचो मत। पुट कॉल रेशियो आपको अलाउ नहीं करता बेचने का। ये मैंने आपको वन लाइनर बता दिया। आप नहीं रिस्क लेना चाहते तो आज सिर्फ मार्केट को देखो और जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं कि ये लेवल्स पार हो जाएं तो आप अंदर आना, वो है 23,800 900 के और 50,700 के। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि खरीद लें तो मैंने सपोर्ट बता दिया। तीसरा क्वेश्चन बेच दें, उसके लिए मैंने मना कर दिया। अब मेरे को लगता है कि मैंने इससे आसान तरीके से आप तक अब मैं नहीं बात अपनी पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं मैं देखता हूं कई बार यूट्यूब पे तो नेट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं, सिर्फ नेट में बताओ क्या करें। तो नेट में भी मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। मैंने आपको पूरा कन्विक्शन लेवल्स, इसके पीछे की फोर्स, सब कुछ तो बताया ही बताया, प्लस ये पॉइंट बताया। मैं 2 फंडामेंटल ट्रिगर्स भी जोड़ देता हूँ, इन बिटवीन मेरे मेहमान भी जुड़ जाएंगे, उनसे फिर मैं आपके सामने पॉइंट्स रखूंगा। 2 फंडामेंटल पॉइंट्स। अर्निंग्स का इम्पैक्ट धीरे धीरे अब आना शुरू होगा मार्केट्स पे। तो आप एक बड़ा पैसा हिस्सा अपनी अर्निंग्स के लिए बचा के रखो। आप इस पूरे क्वार्टर में 5 या 6 शेयरों की अर्निंग्स पे अपने हिसाब से अपनी स्टडी करके पैसा लगाओ। 6 शेयरों में से आपके 4 शेयर आपके अकॉर्डिंग चल गए या उन्होंने वैसा ही रिटर्न दे दिया तो आप एक अर्निंग से छोटा सा मनी बना के बाहर आओगे। एक पैसा आप बजट के लिए डाल के रखो। कल आप फर्टिलाइजर के स्टॉक से 1 मिनट के लिए दिखाना सारे, आप फैक्ट दिखाओ, टाटा केमिकल दिखाओ, दीपक नाइट्रेट दिखाओ, आप आरसीएफ दिखाओ, ये सब के सब शेयर्स आपको कल दिखे हैं। तो ये बजट ओरिएंटेड जो स्पेसिफिक बाइंग हो रही है ना, वो कल भी आपको मार्केट के अंदर दिखी है। तो इसलिए एक बड़ा क्वांटम बजट का बना के रखो, एक बड़ा क्वांटम अर्निंग्स का बना के रखो और एक बड़ा क्वांटम मार्केट के लिए रख लो। पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए हैं।